सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे आता है, जिसके अंदर हम आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि म्यांमार में आखिरकार चीन घुस चुका है। जी हां, इस खबर को भी बताने वाला सबसे पहले मैं था। 1 महीने पहले ये बात पहले ही बता चुका था कि जब म्यांमार में बवाल शुरू हुआ उसी वक्त बता दिया था कि म्यांमार की आर्मी के अंदर म्यांमार की आर्मी के कपड़े पहन के चीनी फौजी मौजूद हैं, जो कि वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं। ऐसे में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर म्यांमार के अंदर चीन पहुंच जाता है तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा और भारत को एक बार फिर से दूसरी तरफ से भी पूरी तरह से चीन खतरनाक तरीके से घेर लेगा। यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन आपको बता दूं कि 56 इंच वाले को किसानों और पंजाबियों से डर लगता है। 56 इंच वाले के लिए अब गोदी मीडिया पाकिस्तान को सेफ बताता है। 56 इंच वाला जो कल तक चाइनीज ऐप को बैन करने की बात करके इंडिया इंडिया मेक इन इंडिया बिल्ड इन इंडिया ये सब डायलॉग बाजी कर रहा था, आज लगभग $100 बिलियन से ज्यादा पहली बार चीन के साथ भारत जो है मामला कर चुका है। लेकिन दोस्तों, दुनिया को समझ में अब आ चुका है कि 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच की पीठ निकली है। जी हां दोस्तों, कभी इनको पंजाब में डर लगता है, कभी इनको किसानों से डर लगता है, कभी सीए की रैली से डर लगता है, कभी पंजाबियों से ही डर लगता है। यूपी में जब विद्यार्थी अध्यापक सड़क पर उतार के रोजगार मांगते हैं तो उनको उससे डर लगता है। कितने डरपोक लोग हैं दोस्तों। आखिरकार आपको बता दूं कि अब म्यांमार में चीन पहुंच चुका है, और इतना ही नहीं, चीन ने बे ऑफ बंगाल, भारत की सबसे करीबी इलाका, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं दोस्तों, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, जहां पर इंग्लिश में लिखा है विशाखापट्टनम का कॉर्नर देख लीजिए, और इधर आ जाइए बर्मा की तरफ, म्यांमार की तरफ। तो म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में यहाँ पर चीन जो है पनडुब्बियों का अड्डा बना रहा है, और विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल ये पूरा जो है भारतीय इलाके में आता है। अब आप समझ लीजिए कि भारत के कितने करीब आ चुका है। जी हाँ, और आपको बता दूं, भारत जो है बे ऑफ बंगाल के ही तरफ से अपने रॉकेट, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम वहीं से सारे चीज़ें लॉन्च करता है। आपको बता दूं, वरना आप जाके किसी भी मिलिट्री वाले से या इंडियन आर्मी से पूछ सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं, वो हकीकत है। आपकी स्क्रीन पर ये मैप लगा हुआ है, आप समझ लीजिए कि भारत के कितना करीब आ चुका है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर म्यांमार के अंदर, आपको अभी पहले स्टेप बताता हूँ कि चीन ने पहले बर्मा में म्यांमार में तख्ता पलट में मदद करी। तख्ता पलटने के बाद अब वहाँ की आर्मी को इसने पनडुब्बी गिफ्ट करी। उसके बाद वहाँ के एरिया में घुसता है, जिन एरिया में पनडुब्बियों को रखा जाता है और पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का प्रूफ लगा रहा हूँ, ताकि गू खाने वालों को मौका ना मिले कोई भी फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने का। देखिए, भारत की नाक के नीचे पनडुब्बियों का अड्डा बना रहा चीन, बंगाल की खाड़ी में बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों, अगर यही बात मैं बोलूं तो फौरन अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। अरे ये क्या बोल दिया, ये तो पाकिस्तानी, ये तो चीनी है। दोस्तों, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं, पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अब मौजूद है चीन। जी हाँ, आपको बता दूं कि चीन जो है म्यांमार में अपनी जो पनडुब्बी और युद्धपोत है उसको रिपेयर करने का अड्डा बना रहा है, यानी वर्कशॉप बना रहा है। वहां पर वो रोक के वहां पर वापस अपनी पनडुब्बियों को ले आके वहां से निर्माण भी करेगा। लेकिन चीन पे भाई साहब भरोसा करे तो कौन करे। चीन कहता कुछ और करता कुछ और है। चीन बना तो वहां पर वर्कशॉप रहा है कि भैया वहां पर ठीक ठाक करेंगे, बनाएंगे, रिपेयर करेंगे, लेकिन वहां से वो भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लिहाजा आपको बता दूं कि भारत के लिए अब बड़ी मुसीबत हो चुकी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि चीन ने ये बात कही है कि भाई हमने रोबोट को तैनात नहीं किया है। जी हाँ, रोबोट को तैनात नहीं किया है, लेकिन इस बात को माना है कि वो पुल बना रहा है। अब भैया वो चीन कुछ भी कहे, जब भारत सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने खुद ही कह दिया है कि हाँ जी, पूरी तरह से कंफर्म है कि चीन जो है पेंगोंग पे पुल बना रहा है, ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये पोस्ट लगा रहा हूं
और आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि ये गलवान घाटी का ये पत्थर है, पहाड़ियां हैं, इनको गिफ्ट देगा, ये पहाड़ियों को यानी इस पत्थरों को तोड़कर चीन के लोगों को गिफ्ट देगा। इसके अलावा चीन ने आगे ये भी बताया कि पैंगोंग पे जो हम लोग पुल बना रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बना रहे हैं, वो किसी हमले के लिए नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क के लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। सवाल ये है कि आखिर भाजपा सरकार की ये चड्डी गैंग वहां जाकर क्यों नहीं पुल बनाती है, क्यों नहीं ये कुछ और वहां पर डेवलपमेंट करते हैं? नहीं दोस्तों, इनको करना ही नहीं है संघियों को, इनको सिर्फ मुसलमानों को मारना है, ईसाइयों के गिरजाघर में आग लगानी है, दलितों को मंदिर में घुसने देना। इसके अलावा अब नया चल रहा है कि पंजाबियों को जान से मार देना है और सिखों को एंटी नेशनल घोषित करना है। दोस्तों अगली खबर भारत की तरफ से आपको मैंने एक कल अपडेट दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये वो देश हैं। इन सभी के फैसले पर भारत ने अब बयान दिया है। भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ये बहुत बेहतरीन फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और इससे शांति बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी और पूरी दुनिया में शांति पैदा होगी। साथ में हम भी इसी नक्शे कदम पर चलेंगे और परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, उन देशों ने कहा कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने थोड़ा सा अलग खेला है। भारत ने बोला है कि हम इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन पहले नहीं करेंगे। दोस्तों अगली खबर रूस से, एक ग्रुप है, उस ग्रुप का शॉर्टकट है CSTO, उसकी फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इन ग्रुप के अंदर कुछ देश आते हैं, उस देश के बारे में जानिए। वो देश हैं आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो कि 2012 में इस ग्रुप से निकल चुका है, फिर भी काउंट कर लिया जाता है। ये वो देश हैं। इन देशों से रूस बात कर रहा है, साथ में यूक्रेन के बॉर्डर पर लगातार सेना को बढ़ाता जा रहा है, जिससे हालात खराब हो रहे हैं। दोस्तों आपको अगली खबर अब मैं कजाकिस्तान से दूंगा। आप जानते हैं कि कजाकिस्तान के ऊपर मैंने कल स्पेशल रिपोर्ट किया था, आपको पूरा हाल दिखाया था। कजाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा हुआ है और कजाकिस्तान में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा खौफनाक बात यह है कि रशियन आर्मी अब वहां पर गोलीबारी भी कर रही है और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रशियन आर्मी को हमने बुलाया है और हमारी मर्जी से आए हैं। अब रशियन मिलिट्री का कजाकिस्तान में होना अमेरिका के लिए खौफनाक हो गया है और उसकी नींद उड़ चुकी है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने क्लियर कह दिया है, छोटे मोटे नेता ने नहीं, उन्होंने कहा है कि रशिया का कजाकिस्तान में होना यह कजाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि रशियन मिलिट्री जहां घुस जाती है वहां से वापस नहीं होती। दोस्तों ये तो वो वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतिहास है कि अमेरिका जहां जहां घुसा है वहां से बिना लात मारे वापस नहीं गया है। जब लात मार के निकाला जाता है, बवाल होता है, तभी ये जाता है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में किस तरह से पैर जमा चुका था अमेरिका, और अभी भी इराक में अमेरिका है, सीरिया में अमेरिका है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। बताइए बेगैरती की हद होती है। इसी के साथ कजाकिस्तान के एक्स सिक्योरिटी चीफ को देशद्रोही के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि कजाकिस्तान में इस बवाल के दौरान एक इजरायली नागरिक भी मारा गया है। अब एक इजरायली नागरिक का मरना और 100 कजाकिस्तान के लोगों का मरना बराबर हो गया है, क्योंकि भाई साहब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ही इसकी जानकारी दी है और उस मरने वाले व्यक्ति के घर वालों से बातचीत करी है। अब इजराइल में भी ये तनाव फैल चुका है कि भाई कजाकिस्तान में हमारे बंदे कैसे मर रहे हैं। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जानकारी दी है कि ये हमला आतंकी हमला है और हमने सुना है कि ये जो लड़ाकू हैं, ये छोटे छोटे लड़ाकू जो है अलग अलग ग्रुप के हैं और वो एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और वो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिससे साबित होता है कि वो कजाकिस्तान के नहीं हैं और ये विदेशों से आए हुए हैं, दूसरे देश के हैं और कजाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी साजिश रच रहे हैं। दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बड़ी धमकी नेटो के द्वारा रूस को दी है। नेटो को कहा है कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, अगर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया
तो नेटो के देश मिलकर रूस को करारा जवाब देंगे। दोस्तों अब मामला बिगड़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन मामला सुलझने के बजाय बड़ा होता जा रहा है। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों भारत सरकार ने मदर टेरेसा की संस्था है जो भारत में, उसको बैन कर दिया था कि कोई इंटरनेशनल फंड नहीं ले सकते, बाहर से फंड नहीं ले सकते। इसकी आलोचना होने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने उस पर से बैन हटा लिया है। यानी मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और जो भी इनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो अब पहले की तरह बाहर से चंदा ले सकेंगी। दोस्तों आपको बता दूं, अब पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान में भी बड़ा बवाल हो चुका है, कुदरत का कहर। आपको बता दूं कि 16 से 17 लोग बर्फबारी में मारे गए हैं। पाकिस्तान के मुर्री के इलाके में खतरनाक बर्फबारी हुई जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। पता नहीं यार। ये आगे चौक में कैंप है ना आर्मी का, वहाँ में लेडीज और बच्चों को बिठा रहे, हीटर वगैरह भी है यार। वो कह रहे हैं आगे लेडीज को बिठा रहे हैं। ये आगे चौक में, चौक से ऊपर जाना है आपने, सीधा अंदर फौज का कैंप है। हाँ नहीं, सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को। तो जिनके हस्बैंड है वो कहाँ जाएंगे? वो भी वो वैष्णव वगैरह अपनी जगह नहीं है ना। उससे क्या हो गया? क्या इधर वो मशीन आए कि नहीं? मशीन 4-5 आदमी बेच दे वो, चार एक गाड़ी भी बेहोश है, 3 और एक किसी और गाड़ी में मशीन आए कि नहीं? यार याद है मशीन क्या करे, अगर गाड़ियां लोगों ने ऐसे लगा दी हैं कि यार गाड़ियां पीछे भी ऐसी लगी कि उन्होंने टोक किया। और टोक किसा करेंगी, टोक इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मुसीबत डालते थे, गाड़ी नहीं। भाईजान ये ऊपर कैंप है, बच्चों को कैंप में लेके जाए। दोस्तों पाकिस्तान से ही बड़ी खबर, अब हाल में ही प्रधानमंत्री इमरान खान चीन पहुंच सकते हैं और ये भी अब बड़ी जानकारी आई है कि चीन के जो ओलंपिक होंगे उसमें चीफ गेस्ट पाकिस्तान बनकर जा सकता है, जिससे साबित हो जाएगा कि चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। दोस्तों पाकिस्तान को तगड़ा झटका सऊदी अरब ने दे दिया है। सऊदी अरब ने पहले ऐलान किया था कि ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारे प्रोडक्ट की कंपनी जो है वहां पर इन्वेस्ट करेगा, उनमें इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान में अच्छा खासा करोड़ रुपया लगाएगा। अब सऊदी अरब की सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया है, ऑयल रिफाइनरी नहीं लगाने वाला है, वहां पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, जो कि पाकिस्तान की सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। आपको बता दूं ये रकम $10 बिलियन थी और $10 बिलियन पाकिस्तान के लिए बहुत है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता है सार्स की मीटिंग होने वाली है जिसको ऑर्गेनाइज करने वाला पाकिस्तान है और अब भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि सार्स की मीटिंग में बड़ी टांग अड़ा रहा है। भारत, नई दिल्ली नहीं चाहता कि पाकिस्तान की ये मीटिंग कामयाब हो। दोस्तों अब अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में तनाव बढ़ चुका है और इतना बढ़ चुका है कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के NSO को अब खुद जो है काबुल भेजने वाले हैं ताकि तालिबान से बात करके वो बॉर्डर की रेखा बनाई जा सकी, यानी बॉर्डर बनाया जा सके। अब अगर मामला नहीं बनेगा इस मीटिंग के बाद तो मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो सकता है और जंग छिड़ सकती है। हालांकि तालिबान ने बार बार धमकी दी है कि हम बॉर्डर को नहीं बनाने देंगे, हम लाइन नहीं खींचने देंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि इन धमकियों के बावजूद 94% काम पूरा हो चुका है। अब बस कुछ जो रह गया है बस उस पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के NSA जल्द काबुल पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं अब ईरान की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर टॉक पर नया अपडेट यह है कि फ्रांस ने कहा है, यानी फ्रांस और रूस ने कहा है कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक चल रही है वो ठीक ठाक चल रही है, पॉजिटिव वे में जा रही है, लेकिन ईरान को जल्दी करना होगा। ईरान बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है। इसी के साथ अगली खबर आपको बता दूं, ईरान से ही ईरान ने अपने नए मिसाइल, नए रॉकेट दिखाए हैं। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर पहले ये रॉकेट देख लीजिए। आपको कल के बयान में मैंने बताया था कि ईरान ने बयान जारी किया है कि जब से हमने नए रॉकेट और मिसाइलों को दिखाया है, इजराइल की धमकियां नरम पड़ चुकी हैं। ईरान के खिलाफ बोलने वाली बातें अब कम हो चुकी हैं। ईरान के खिलाफ जो बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी मार रहा था इजराइल, वो ख़त्म हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। इसके अलावा एक तरफ न्यूक्लियर टॉक हो रही है और दूसरी तरफ ये मिसाइल और रॉकेट जो है दिखा रहा है। ये जो मिसाइल आपके स्क्रीन पर है, ये 3 मिसाइलें अलग अलग दिखाई हैं
और बताया गया है कि इसी मिसाइल से यूक्रेन के जहाज़ को मार गिराया था। अब अगर यूक्रेन की बात आई है और जहाज़ के मार गिराने की बात आई है तो आपको बता दूं कि ईरान की बेवकूफ़ी की वजह से हड़बड़ी में इसी रॉकेट से, रॉकेट दिखाया, मिसाइल दिखाया है, इस रॉकेट से पैसेंजर विमान को मार गिराता है, जिसमें 6 से 7 कनेडियन नागरिक भी उसमें मौजूद थे। कनाडा ने उनके लिए पैसे मांगे थे, रकम। अब ईरान ने साफ कह दिया है कि ठीक है जी भाई साहब, हम आपको वो रकम जो आपने मांगी हम देने के लिए तैयार हैं, हम बहुत जल्द आपको दे देंगे। दोस्तों, इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने $90 मिलियन जो है अप्रूव किए हैं ईरान के लिए, लेकिन साफ कहा है कि ये जो रकम है ये कोविड के लिए इस्तेमाल होगी, पेशेंट्स के लिए और मेडिकल के लिए इस्तेमाल होगी, हथियारों के लिए नहीं। दोस्तों, पिछली इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि IDF ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराया था और उसके अंदर मेमोरी कार्ड मिला। अब हिजबुल्लाह के लड़ाकू और क्या ही कहूँ, जो ड्रोन उड़ाने वाले हैं, मुझे लगता है मतलब अंधभक्तों की तरह, मतलब वो भी बेवकूफ़ हैं। ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है। उस मेमोरी कार्ड के अंदर उनकी भी तस्वीर मिल गई जो ससुरे ड्रोन उड़ा रहे थे आपकी स्क्रीन पर। IDF ने वो तस्वीर जारी कर दी है, आप देख सकते हैं। ये वो बंदे हैं, हाथ में इनके रिमोट है। आप देखिए किस प्रकार से इनकी ही फ़ोटो जो है उस मेमोरी कार्ड में मौजूद थी और वो मेमोरी कार्ड उस ड्रोन में लगा हुआ था और वो ड्रोन इजराइल के द्वारा पकड़ा गया है। दोस्तों, अगली खबर आपको बताऊं तुर्की की। तुर्की ने बहुत बेहतरीन काम किया है। रोहिंग्या मुस्लिमों का जो कैंप है वो बांग्लादेश में पिछले साल पूरी तरह से जल गया था, कोई मददगार नहीं था। तुर्की ने अब वो बांग्लादेश के अंदर वो जो कैंप जल गया था, मेडिकल की सप्लाईज जल गई थी, हॉस्पिटल जल गया था, मेडिकल कैंप जल गया था और रेफ्यूजीज कैंप जल गए थे, वो सारा दोबारा से बना दिया है और इसके ज़रिए रोहिंग्या मुसलमानों की बांग्लादेश में काफ़ी मदद तुर्की ने की है। दोस्तों, अगली खबर थोड़ी सी दिमाग घुमाने वाली है। बहुत सारे ऐसे फ़िलिस्तीनी हैं जो इजराइल की नागरिकता लेना चाह रहे हैं और इजराइल उनको देने के लिए भी तैयार हो गया है। उसका कहना ये है कि आपको जॉर्डन का पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा और आपको इजराइल के कुछ रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे। पहले तो इजराइल के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, उसके लिए आपको कसम खानी पड़ेगी। उसके अलावा 3 साल आपको इजराइल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हेब्रू यानी इजरायली भाषा सीखनी पड़ेगी। इन सब के बाद आपको इजरायली नागरिकता और इजरायली पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है और सभी फिलिस्तीनी अगर वही काम करने लगें और इजरायली नागरिकता ले लें तो फिलिस्तीन पूरी तरह से फिर मिट ही जाएगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।